मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तकरीबन $3 ट्रिलियन का बिकता है खून, जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है राइट नाउ। सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी कंट्री और किसी और कंट्री के दरमियान वॉर शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो तुम क्या करोगे? गुस्सा, दुख, फियर? जब दो मुल्क लड़ते हैं तो तुम्हारा और बॉर्डर पर खड़े जवानों का पारा ऊपर जाता है, लेकिन हजारों मील दूर एक एयर कंडीशन कमरे में क्या हो रहा होता है तुम सोच भी नहीं सकते, ना ही आज से पहले कभी किसी ने तुम्हें बताया होगा। उस कमरे में ना कोई इंडियन होता है, ना पाकिस्तानी, ना बांग्लादेशी। वहां सिर्फ कारोबार है, और उसके लिए तुम्हारी देशभक्ति, तुम्हारा खून सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तुम्हें बताया जाएगा दुश्मन ने हम पर जंग खड़ी कर दी है, दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, ये जंग तुम्हारे फ्रीडम के लिए है, ये जंग तुम्हारी इज्जत के लिए है। लेकिन अफसोस, शायद इसमें से कुछ भी सच नहीं हो। और फिर एक सवाल जो तुम कभी पूछोगे नहीं, जो कभी हेडलाइन बनेगा नहीं, जो कोई न्यूज एंकर कभी पूछेगा नहीं, और कोई पॉलिटिशियन कभी आंसर नहीं करेगा। इस जंग में बेनिफिशियरी कौन है? इससे फायदा कौन ले रहा है? तुम्हारा खून खरीद कौन रहा है और इसे बेच कौन रहा है? तकरीबन $3 ट्रिलियन का ये कारोबार आखिर है क्या? दुश्मन कोई है भी या नहीं? मैं हूं जिन, तुम्हारे अंदर का जिन। तुम मुझे देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, महसूस कर रहे हो। आओ पूछो वो सवाल अपने आप से जो तुम्हारे अंदर रहता है, लेकिन जिसे जुबान पर लाने से शायद तुम्हारा देशभक्त डिस्टर्ब होता है। जब भी कहीं वॉर होती है, जंग होती है, तो उन देशों के लोगों में एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म उभार कर दिखाई जाती है। मान लो जैसे सोल्जर्स सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मान लो टीवी पर नेशनल फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, रैलीज, सोशल मीडिया पर नेशनलिज्म ट्रेंड करने लगता है। उस वक्त तुम्हारे अंदर के लॉयलिस्ट भी जागते हैं। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत महान, जय बंगला। तुम्हारे अंदर तो ये सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन आज के दौर में तुम्हारे अंदर जो होना चाहिए, और शायद बहुत के अंदर हो भी, वो है एक सवाल, तुम्हारे अंदर का असल जिन। एक तरफ तो सेंटिमेंट्स का तूफान आया होता है, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, गली मोहल्लों में, चौराहों पर, दोस्तों की बैठकों में ओपिनियंस बिल्ट हो रहे होते हैं। जिनके जिम्मे ये ड्यूटी होती है, वो अपनी जान देकर भी वो सब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हुए, जिसकी एक्सपेक्टेशन उनसे उनका हर शहरी करता है, अपनी अपनी जगहों पर मौजूद होती है। वो जगह ऐसी ऐसी हो सकती हैं कि शायद आम आदमी गुमान भी ना कर सके, लेकिन उसी वक्त किसी और जगह एयर कंडीशन रूम्स में, टाइज और सूट के पीछे, बहुत ही लेविश माहौल में कुछ और हो रहा होता है। फाइनेंशियल मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर्स, प्रॉफिट्स। तुम्हें लगता है कि जंग सामने लड़ते हुए मुल्कों के दरमियान चल रही है, क्योंकि तुम डिजाइन ही बस ये समझने के लिए की है। लेकिन रियल वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं चलती, वहां कैमरास ज्यादा चल रहे होते हैं। असल खेल बोर्ड रूम्स में खेला जा रहा होता है, जहां कैमरास नहीं जाते। और उस वॉर में तुम सोल्जर्स नहीं होते, ना ही तुम इंडियन होते हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, फलस्तीनी, अमेरिकन, रशियन, यूक्रेनियन, जापानीज। तुम इनमें से कुछ भी नहीं होते। तुम सिर्फ एक नंबर होते, एक नंबर। वो सहारा है ना? अभी रुको, चलो नंबर्स देखते हैं, इमोशंस नहीं, फैक्ट्स। $2 ट्रिलियन 718 बिलियन। New data shows that global military spending hit $2.9 trillion last year. ये पैसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, ब्राजील, इवन के रशिया जैसे कंट्रीज के टोटल इंडिविजुअल जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। ये वही पैसा है जिसे टुवालू, नारू, मार्शल आइलैंड, किरिबाती जैसे और कई देशों के इंसानों की भलाई पर खर्च किया जा सकता था। चलो अगर ब्रॉडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी को पैट्रियटिज्म के पीछे भी रखें, तो भी ये वो पैसा है जो तुम जिस भी देश या मुल्क से ताल्लुक रखते हो, वहां के मेडिकल सिस्टम में जा सकता था, कि तुम्हें बेहतर इलाज मिल सकता, या शायद मजीद बेहतर स्कूल्स में जा सकता था, कि तुम्हारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन फ्री मिल सकती, या शायद मजीद बेहतर साफ पानी में जा सकता था, जो कि इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है। सिर्फ एक लम्हा सोच कर देखो कि बच्चे सिर्फ पानी ना होने या गंदा पानी पीने से मर जाएं।
थोड़े नहीं, बहुत सारे, सिर्फ पानी। लेकिन 2 ट्रिलियन 718 बिलियन डॉलर्स गया कहां? वेपन्स, मिसाइल्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, बॉम्ब्स। और फिर जब तुम्हें कुछ देने की बारी आती है तो सरकारें कह देती हैं कि बजट में हमारे पास कुछ नहीं, तुम बस नेशनल स्लोगन्स रेज करते रहो। अब ये सोचो, अगर रिसेंट टाइम्स में दुनिया के अंदर हर साल ज्यादा वॉर्स हो रही हैं तो उसकी वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल इम्बैलेंस ज्यादा हो गया? क्या ह्यूमन टॉलरेंस खत्म हो रहा है? क्या नॉर्मल पब्लिक का प्रेशर होता है? तुम्हारा प्रेशर है कि फलाने के साथ जाके लड़ पड़ो। ये सब तो इल्यूजन्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं एक डिस्प्ले प्रोडक्ट की तरह। तो असल डिमांड किस चीज की बढ़ रही होगी? वेपन्स की। जैसे हर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए रियलिस्टिक ग्राउंड मार्केट चाहिए होती है, वैसे ही वेपन इंडस्ट्री की ग्राउंड मार्केट है वॉर्स। वॉर्स बढ़ रही हैं और आर्म कंपनीज का प्रॉफिट भी। ये स्पेसिफिक रिपोर्ट देखो, सिर्फ यूक्रेन, रशिया एंड मिडिल ईस्ट वॉर में इन आर्म्स कंपनी ने 680 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट किया है, सिर्फ एक साल 2024 में। याद तो होगा जो मैंने पहले बताया कि कुछ पूरे के पूरे देशों का टोटल जीडीपी 1 बिलियन या 1 अरब डॉलर से भी कम है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्म्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट होल्डर यूएसए है। यानी दुनिया के वॉर स्पेंडिंग का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा पैसा यूएसए कमाता है, अमेरिका। और सिर्फ साल 2024 में यूएसए ने 334 बिलियन यानी 334 अरब डॉलर रेवेन्यू कमाया वॉर इकोनॉमी में। यानी दुनिया के टोटल वॉर रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा। दिखाया तो यही नहीं गया था कि छोटे से निहत्थे यूक्रेन पर बहुत बड़े रशिया ने जंग खड़ी कर दी, जंग डाल दी है, जंग छेड़ दी है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो कुछ और कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यूक्रेन का अपना डिफेंस रेवेन्यू यानी आर्म्स का रेवेन्यू 41% इंक्रीज हुआ है, 41% राइज। यही नहीं, थोड़े और सरप्राइजेस भी हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा रुको। जंग तो हो रही है यूक्रेन और रशिया की, लेकिन इस लड़ाई की वजह से सिर्फ यूक्रेन के आर्म एंड एम्यूनिशन ऑर्डर्स और उनकी सप्लाई के लिए एक अलग मुल्क चेकोस्लोवाक ग्रुप सीएसजी ने 2024 में 193% एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया। 193% एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक साल में, ऑलमोस्ट 200% रेवेन्यू ग्रोथ। रशिया की वॉर इकोनॉमी ने भी साल 2024 में 31 अरब डॉलर से ज्यादा कमाया। सिर्फ यही नहीं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2024 में पहली बार मिडल ईस्ट की कुछ देशों ने वॉर इकोनॉमी में पैसा कमाया, वो भी 31 अरब डॉलर, 31 बिलियन डॉलर। ये कोई कोइंसिडेंस है या बिजनेस मॉडल ही इतना लुक्रेटिव है कि हर कोई इसमें अपनी हाथ धोना चाहता है? यहां तुम उन देशों को छोड़ो और सिर्फ अपने पेट्रियटिज्म की बात कर लो। मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून तो तुमने बहुत दिया, तो क्या आजादी मिली? या शायद सिर्फ बताया गया कि जो तुम्हें मिली है वही आजादी है? आखिर आजादी होती क्या है? आजादी है क्या? इंडिया, पाकिस्तान, दो कंट्रीज, दो हिस्ट्रीज, दोनों देशों की पॉपुलेशन को एक ही चीज फीड की गई, एक दूसरे की दुश्मनी। किसी ने तब भी फाइनेंशियल गेन्स हासिल किए थे, कोई अब भी फाइनेंशियल गेन्स हासिल कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री का डाटा यही दिखाता है कि आम इंसान का खून अक्सर किसी और के फायदे का ही रीजन बनता है। ये नंबर्स देखो, उस आजादी के बाद से आज तक दो हमसाया मुल्क लड़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं कितनी बहनों के भाई, बच्चों के बाप, माओ के बेटे और सुहागनों के सर के ताज अपना खून दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दे चुके। लेकिन क्या वो खून आजाद देशों या आजाद मुल्क की इज्जत के लिए है, या उस खून से किसी ने पैसा कमाया है और आज भी कमा रहा है और तुम सिर्फ नारे लगा रहे हो? अपना दिमाग खोल कर इस कारोबार को समझो। अब जाहिर सी बात है, दुनिया ने 2 खरब 718 अरब डॉलर के वेपन किसी शादी में आतिशबाजी के लिए, या किसी नेता के चुनाव में सफल होने के लिए, या किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का फाइनल जीतने की खुशी में फायरवर्क्स करने के लिए तो नहीं खरीदे या बेचे होंगे ना। मान लो जिस तरह किसी भी खाने के ब्रांड को अपना खाना खाने के लिए कस्टमर्स चाहिए होते हैं, कार ब्रांड्स को, सेल फोन्स बनाने वाली कंपनीज को, ब्यूटिफिकेशन कंपनीज को, इनफैक्ट हर बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर चाहिए होते हैं। इसी तरह
आर्म्स बनाने वाली कंपनीज को भी कस्टमर्स चाहिए, क्योंकि आर्म इंडस्ट्री की डिमांड का ग्राफ अक्सर इंसानी खून के साथ ऊपर जाता है। इंडिया 86 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर, और पब्लिक को क्या मिलता है? बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर बैलेंस ऑफ लाइफ। ये तो बहुत दूर की बात है। इंडिया में तकरीबन 162 मिलियन यानी कि 16 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास साफ टॉयलेट नाम की कोई चीज ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक शाइनिंग इंडिया में है, और 86 बिलियन सिर्फ वॉर स्पेंडिंग। ये है पैट्रियोटिज्म। पाकिस्तान में तकरीबन 25 मिलियन इंसान गंदगी में रहते हैं, उनके पास भी साफ टॉयलेटिंग का निजाम मौजूद नहीं है। तकरीबन 70%, जी हाँ 70% इंसान बैक्टीरियली कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि गंदा वाटर पीने पर मजबूर है, जिसकी डायरेक्ट वजह से हर साल 53,000 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन तक नहीं देख पाते पाकिस्तान में और मर जाते हैं। 53,000 बच्चे, और ये एक गरीब मुल्क तकरीबन 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा सिर्फ लड़ने पर खर्च कर देता है। नेशनल लॉयल्टी के नाम पर इमोशनल स्लोगन्स, बट इन डीप रियलिटी मोर फेलियर्स टू ह्यूमैनिटी, मोर प्रोपेगेंडा, मोर टेंशन, मोर फियर। और जब फियर होता है तो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। वॉर्स का प्राइस पॉलिटिशियन नहीं देते, वॉर्स का प्राइस सीईओज पे नहीं करते, वॉर्स की कीमत जनरल्स भी अदा नहीं करते, ये कीमत अदा करता है आम इंसान। गाजा में 80% इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन आम कंपनीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई, तकरीबन 200%। किसी का घर बर्बाद होता है और किसी का क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ता है। ये क्या बैलेंस है? इसे कौन मेंटेन कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस कह रहा है वॉर का पैसा तुम्हारी एजुकेशन से कट रहा है, तुम्हारे हेल्थ केयर से कट रहा है, तुम्हारे फ्यूचर से कट रहा है, लेकिन फिर भी बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। सवाल क्यों? तुम्हें बचपन से सिखाया गया कंट्री से प्यार करो, फ्लैग से प्यार करो, आर्मी से प्यार करो, ठीक है करो, जिससे करना है प्यार करो, लेकिन क्या तुम्हें कभी यह सिखाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स कौन साइन करता है, डिफेंस डील्स का प्रॉफिट कौन लेता है, वॉर प्रोलॉन्ग करने से किसको फायदा होगा? पीस में प्रॉफिट नहीं है, खून बहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। पैट्रियोटिज्म इमोशनल है, बिजनेस लॉजिकल है, और जब इमोशनल पब्लिक लॉजिकल एलीट के हाथ में आती है तो वहां से मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। तुम सिर्फ नारे लगाते रह जाते हो और वो अरबों डॉलर्स कमा जाते हैं, कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे, क्योंकि तुम सवाल कब पूछोगे और क्या सवाल पूछोगे? अगर अभी भी सवाल में कंफ्यूजन है तो एंड्रयू फेंस्टीन की ये किताब पढ़ो, सेलिंग डेथ्स। ये किताब तुम्हें बताएगी कि कैसे आर्म डीलर्स दुनिया के पॉलिटिक्स और झगड़ों पर असरअंदाज होते हैं। अगर वॉर सच में सिर्फ डिफेंस के लिए होती तो आर्म्स कंपनी हर साल रिचर क्यों हो रही है? अगर वॉर अनअवॉइडेबल है तो पीस इतना अनप्रॉफिटेबल क्यों है? अगर तुम कुर्बानी दे रहे हो तो प्रॉफिट रिपोर्ट तुम्हारे नाम पर क्यों नहीं आती? और अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, तुम सोल्जर हो, पेट्रियोटिक शहरी हो या कंज्यूमर हो इस वॉर इकोनॉमी के? अगली बार जब वॉर का न्यूज देखो तो सिर्फ ये सवाल ना पूछना कौन जीत रहा है, ये भी पूछना कौन कमा रहा है और कितना। तुम्हें लगता है कि ईरान यूएसए की वॉर की वजह न्यूक्लियर पावर है या ऑयल है? तुम्हें यही बताया गया, गलत बताया गया। इसकी असल वजह है क्या जिस पर हर कोई बात करने से डरता है? पूछेंगे अगला सवाल अगली आने वाली वीडियोस में। मैं हूं जिन, तुम्हारे अंदर का जिन, और जिन सिर्फ वो सवाल पूछता है जो सिस्टम नहीं चाहता कि तुम पूछो।